सो टुडे वी हैव उर्वी रावल, जो मेरे काफ़ी एक नोन में अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर हैं। बट मेरा ये वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट यही था ताकि मैं आप सबको क्लियर कर सकूं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरोट में क्या डिफरेंस है। वो कितनी एक्यूरेट हो सकती है, आप किसके साथ जा सकते हैं। आप टैरो रीडिंग्स के बहुत सारे, मैंने इतने टाइम से मैं हैंडल कर रहा हूँ उर्वी का अकाउंट ही, जो उर्वी का अकाउंट में जो भी डीएम्स आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यही होते हैं कि टैरोट एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। मैं टैरोट के साथ ही क्यों जाऊँ, एस्ट्रोलॉजी के साथ ही क्यों जाऊँ। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर देने वाले हैं। सो उर्वी, इंट्रोड्यूस करो अपने आपको एक बार। हेलो एवरीवन। सो थैंक यू सो मच संचित फॉर इनवाइटिंग मी। संचित को तो करीबन हम 2 साल से ऊपर हो गए जानती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा करियर, मैंने लर्निंग फेज मेरे काफ़ी था लंबा, बट जब मैंने प्रोफेशनली सोचा कि अब मुझे शुरू करना है, एट दैट टाइम मैं संचित से मिली थी। तो उस टाइम से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, इवन बहुत से दूसरे भी हीलिंग वगैरह की चीज़ें हैं, मेडिटेशन वगैरह, वो भी सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बट मेन जो है वो मेरा टैरो एंड न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। सो मेरे को बता दो कि टैरोट, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है। ओके, सो जो टैरो रीडिंग है, टैरो वर्क करता है पूरा एनर्जीज के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है तो मैं टैरो में बताने के लिए, टैरो के लिए मैं बताऊंगी कि करंट एनर्जीज क्या है। अगर किसी की करंट एनर्जीज आपको जाननी है या फिर आपको कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके लिए टैरो इज दी बेस्ट। अब न्यूमरोलॉजी पे आते हैं तो न्यूमरोलॉजी को बोला है अंग शास्त्र। अगर आपको किसी की प्रिडिक्शन करनी है या फिर आपको किसी के बारे में, सबसे बेस्ट चीज है अगर किसी के पर्सनालिटी को जानना, उसके बिहेवियर को जानना, तो न्यूमरोलॉजी इज दी बेस्ट। उसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे इतने स्टूडेंट्स वगैरह है, उनको भी मैं, इवन टैरो रीडिंग जब मैं करती हूँ तब मैं भी पर्सनली क्लाइंट के सबसे पहले बर्थ डिटेल्स मांगती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ है क्या। उसके थ्रू मैं एक एनालिसिस कर लेती हूँ कि आगे वाले की पर्सनैलिटी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि लव रीडिंग्स हमारे पास बहुत आती है। जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पार्टनर के साथ उनकी नहीं बनती है, तो मेन तो हम वही चेक कर लेते हैं कि दोनों के नंबर्स के अकॉर्डिंग उनकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। तो जैसे अब ये मेरी डेट ऑफ बर्थ जैसे 30 अप्रैल 2000 है, तो उससे क्या पता लगेगा न्यूमरोलॉजी से। अब 30 अप्रैल 2000 ना। 2000। हाँ, तो आपकी पहले तो जो है मूलांक है वो हो गया, 3 नंबर आ गया, और उसका आपकी जो टोटल होगी, जैसे 30 अप्रैल 2000 9। 9 हो गया, तो 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है। उसके थ्रू मैं पता कर लूंगी कि आप जैसे जुपिटर से रूल करते हो, तो आप लोगों के साथ आपके जो बोलते हैं ना व्यवहार होते हैं वो काफी अच्छे होंगे, आपकी सोशल लाइफ बोलते काफी अच्छी होगी। 3 नंबर वालों की लोगों से बहुत ज्यादा बनती है, बट देखा जाए तो 3 नंबर वालों की अपने घर वालों से नहीं बनती, बिकॉज गुरु होता है। गुरु का ये होता है कि वो एक तो गलत चीज के लिए चुप नहीं रह सकता, कहीं गलत हो रहा होगा ना, काफी कंट्रोल करता है 3 नंबर वाला, लेकिन वो चुप नहीं रह सकता, वो बोलेगा गलत कि आप यहाँ गलत हो। तो 3 नंबर की एक मुझे जो पर्सनली बेस्ट क्वालिटी लगती है वो ये लगती है कि जुपिटर जो होता है वो गलत नहीं सहन करता। तो ऐसे और भी नंबर्स का कोई सिग्निफिकेंस होगा तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बता दो कि नंबर्स के सिग्निफिकेंस है। थोड़ा थोड़ा बता दो कि 1 नंबर वाले की पर्सनैलिटी कैसी रहती है, 2 नंबर वाले की, और ऐसे ही ओके, सो नंबर 1 है वो सूर्य से रूल करता है। ठीक है, तो सूर्य कैसा होता है, एकदम तेज चमकदार। तो सूर्य की तरह हम ज्यादा देर तक देख भी नहीं सकते, हमारी आंखों में चुभन होती है। तो उसी जो सूर्य जो नंबर 1 से रूल करते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उनको डोमिनेट कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सूर्य को जब मैं बोलती तो हम वो बोलते कि अपने पिताजी से कंसिडर करो, तो हम अपने पापा के सामने नहीं बोलते हैं। हम एक फादर फिगर जो पर्सनालिटी हम देखते हैं ना, वही फिगर हम एक सूर्य की भी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो किसी का अंडर में काम नहीं कर सकते, दे आर दी बेस्ट लीडर्स। उससे ही मैं नंबर 2 की बात करूँ जो मून से, तो मून कैसा होता है, एकदम शांत शीतल सा, बहुत इमोशनल होते हैं, काफी क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है वो, क्योंकि पानी जैसे बहता रहता है, उसी तरह के नंबर 2 वाले लोग होते हैं। इसके बाद नंबर 3 का मैंने आपका बता दिया, जैसे कि बहुत बोलते हैं ना एक गुरु होता है, तो गुरु के जो क्वालिटीज होती है ना वो नंबर 3 में होती है। गुरु दूसरों का, नंबर 3 वाले दूसरों का ध्यान काफी रखता है, लेकिन नंबर 3 वालों को लोग काफी हमेशा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नंबर 3 वाले काफी सेल्फिश होता है, ऐसा होता नहीं है, ईगोइस्टिक टाइप। नंबर 3 कैसे बोलते हैं ना कि जैसे कि मैं खुद नंबर 3 हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो लोग अगर पहली बार देखेंगे तो बोलेंगे काफी इगोइस्टिक इंसान है, पता नहीं क्या ही, बट ऐसा होता नहीं। एक बार हमसे कोई बात कर लेता है तो डीपली जाते रहते हैं, इसीलिए। और फिर क्या होता है ना कि नंबर 3 वालों में एक ये भी चीज अच्छी होती है कि वो लोगों को देख के ना समझ जाता है कि आगे वाले की अंदर फितरत क्या है, या फिर आगे वाला क्या सोचता है, नेचर समझ जाते हैं। तो वो अपनी बाउंड्रीज रखने के बाद वो सबके साथ एक जैसी होंगे। इफ मैं आपसे मिल रही हूँ ना, तो नंबर 3 वाला क्या होगा ना, वो मिलेगा किसी से तो बहुत अच्छे से बात करेगा कि अच्छे से बात कर ली, मिल ली, कर ली।
बट नंबर 3 को ये पता होता है कि मुझे इससे कितना रखना है, वो चीज है। बट हेल्पिंग नेचर के बहुत होते हैं नंबर 3, हमेशा हेल्प कर देंगे बिना अपने सेल्फिश मोटिव के। नंबर 4 आ गया, नंबर 4 वाले बहुत बोलते हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं। नंबर 4 राहु। तो राहु की जैसे पर्सनालिटी होती है सेम, मतलब बोलते हैं ना कि दे आर वेरी लॉजिकल थिंकर। वो उनका जो बिहेवियर, एक बोलते हैं ना क्रांतिकारी इंसान बट होता ऐसा है। भी तो सुना है मैंने, लाइक राहु इल्यूजन्स को भी तो हैंडल करता है, तो ऐसा हो सकता है 4 नंबर वाले थोड़ा इल्यूजनिस्ट होते हैं? हाँ इल्यूजनिस्ट होते हैं, हाँ ये होता है। 4 नंबर अपने उनके जो ख्याल होते हैं ना वो काफी बड़े होते हैं। 4 नंबर वाले अगर आप नोट करोगे ना तो काफी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज है जो काफी वेल नोन है, या फिर बोलते हैं ना कि एक बड़ी हस्ती है जो पहुंच, वो नंबर 4 पे होते हैं। यहाँ मैं नाम नहीं लूंगी कुछ लोगों का, आई रिमेम्बर बट आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम। बट 4 नंबर का ये होता है कि वो उनके ख्वाब काफी बड़े बड़े होते हैं, एंड अगर वो उस चीज पे आ जाए ना तो वो हमेशा पूरे करते हैं। बट उनको थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स का भी फेस करना पड़ता है। बट मैं हमेशा 4 नंबर को बोलती हूँ कि गोल्स रखो बट रियलिस्टिक गोल रखो। आपको अगर मुझे अगर साल का 50 करोड़ कमाना है तो मैं स्टार्टिंग तो ये करूंगी ना कि 1 करोड़ से करूँ, 2 करोड़ से। मैं स्टार्टिंग 50 पे जाऊंगी ना तो मैं गिरूंगी। इसीलिए हमेशा 4 नंबर वाले को बोलती हूँ कि रियलिस्टिक गोल्स रखो अपने। मतलब हद से ज्यादा सोचने लग जाते हैं। हाँ हद से ज्यादा सोचने लग जाते हैं, और हद से ज्यादा लंबा सोचूंगी ना तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स नहीं ले पाऊंगी, जो एक रियलिस्टिक जो अप्रोच होती है काम करने वही वाली बात है कि अगर लंबा स्टेप लेने जाओगे तो नीचे भाई बीच में भी तो सीढ़ियां ही हैं, पैर फिसल के गिर भी सकते हो मुंह के बल। कूदने जाओगे तो गिर जाओगे, सीधी सी बात है। नंबर 5, नंबर 5 इज लाइक बोलते ना शहद। नंबर 5 बोलते ना सबसे बेस्ट सेल्समैन नंबर 5। नंबर 5 जो होते हैं ना उनका लोगों से बात करने का आता है। नंबर 5 बुद्ध होता है। तो बुद्ध को हम ना एक छोटा बच्चे के जरिए कंसिडर करते हैं कि मेरे पास आया मेरा हो गया, आपके पास आया आपका हो गया। तो नंबर 5 के ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि वो सबके साथ एक जैसा रहेगा, बट बोलते हैं ना कि मस्त वाला इंसान होते हैं, अपनी मर्जी से रहने वाले, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं रखना। नंबर 5 को मैं हमेशा जितना मैंने देखा है वो इमोशनली अटैच किसी से इतना जल्दी होते ही नहीं है, उनको वक्त लगता है। मगर एक बार हो गए ना उसके बाद उनका वो डिटैच होना भी मुश्किल होता है। लेकिन नंबर 5 जो होते हैं बेस्ट सेल्समैन होते हैं, उनकी जो बात करने का तरीका भी काफी अच्छा होता है। लोग बहुत इजीली, अगर आप किसी को पर्सनली नंबर 5 को जानते हो तो आप देखोगे ना कि अगर आप उनसे मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि ये इंसान तो मेरा ही है। नंबर 5 की वो क्वालिटी होती है। और इसके बाद में थोड़े से बोलते हैं ना, अब बेस्ट सेल्समैन क्या हो गया, मैनिपुलेटिव हो गया, थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं, जो आपको सुनना वही सुनाएंगे, या फिर जो बोलते हैं ना कि लॉजिक पे रहेंगे ज्यादातर, लॉजिक पे कि मैं फंसू ना कहीं पे जवाब देके। वैसे नंबर 5 होते हैं। नंबर 6 तो शुक्र, लग्जरी वीनस। जो नंबर 6 से बॉर्न होता है ना उनके पास लग्जरी हमेशा, मतलब एक सुख सुविधा रहती ही है। अब कोई इंसान है जो जैसे कि अब फॉर एग्जांपल किसी के पापा, कोई बच्चा आया उसके पापा है या फिर 20-21 साल का, उसके पापा काफी वेल सेटल है, उसके लिए वो लग्जरी हो गई। अब किसी का पापा है जो महीने का शायद 50-60 हजार या 70 हजार रुपए कमा रहा है, और वो बच्चा जो लड़का है वो अच्छे से गाड़ी वगैरह एक डिसेंट लाइफ कर रहा है, बट बेसिकली ये लग्जरी मिलेगी, हाँ, कंफर्ट मतलब लाइफ में मिलेगा। बेसिकली ये बोलना चाहते हो लाइक क्या है कि लोगों का लग्जरी मानना ये है कि भाई हमारे पास बहुत पैसा होगा, बहुत गाड़ी होगी, हम अच्छे सोना चांदी सब कुछ, थोड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है तो क्योंकि एक कंफर्ट चाहिए होता है। नंबर 6 कंफर्ट देता है आपको हमेशा। तो मतलब शुक्र कंफर्ट देता है। हाँ नंबर 7 केतु। लोग ना काफी डरते हैं राहु केतु शनि नाम से। नंबर 7 जो होता है ना वो होता है केतु। केतु को अगर हम बोले ना वो बेस्ट रिसर्चर होते हैं, वो बहुत डिटेल में जाके चीजें सुनेंगे। अगर आपके पास, अगर आप नंबर 7 वालों के बीच में बैठोगे ना वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ बैठे रहेंगे और आपकी बात सुनेंगे। बहुत ध्यान से डिटेल में सोच सोच के उनकी सारी बातों का कंक्लूजन निकालते हैं, फिर एक डिसीजन पे आता है। नंबर 7 की वो होती है। नंबर 7 वालों का पढ़ना बहुत शौक होता है, काफी स्पिरिचुअल लोग होते हैं नंबर 7। अगर आप देखोगे ना नंबर 7 वालों को तो इनकी लाइफ में एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ पे वो मतलब सोशल लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ होकर आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, और वो अपने ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको फिर लोग अच्छे नहीं लगते। इसके बाद आता है नंबर 8 शनि। शनि महाराज हमारे पता ही है, उनकी लाइफ, शनि जो नंबर 8 होता है ना उनके लिए कोई ग्रे नहीं होता, उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, या तो ऐसा या वैसा। डिसिप्लिन्ड होता है काफी, काफी बोलते हैं ना एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, दैट इज शनि। तो वो नंबर 8 वाले भी वैसे ही होते हैं। हम बोले तो थोड़े से बोल सकते हैं कि जिद्दी भी होता है, वो नंबर 8 है। नंबर 9 मंगल, जिसे उतनी ही वो बोलते हैं ना
ऊर्जा उनमें बहुत ज्यादा हम्म। होती है, काफी पेशेंट, उनको कुछ करना है ना तो बोलेंगे कि चलो जल्दी जल्दी करो और खत्म करो काम। वो चीजों को टालते नहीं है नंबर 8 वाले। अग्रेसिव भी बहुत होते हैं, गुस्सा भी बहुत तेज आता है। लेकिन नंबर 9 वाले जो होते हैं ना, वो मन के काफी अच्छे होते हैं, काफी लोगों की सेवा भाव रखते हैं, बट उनका जो बिहेवियर होता है ना, उस वजह से उनको क्या बोलते हैं कि कभी गलत समझ है कि अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये तो बहुत गुस्से वाला इंसान है, ये थोड़ी दया भाव करेगा, किसी की हेल्प थोड़ी करेगा। बट ये तो डिपेंड करता है कि हर इंसान की पॉजिटिव क्वालिटीज भी होती है, नेगेटिव भी होती है। बट फिर ये क्या कहते हैं, लाइफ पाथ और डेस्टिनी जो नंबर होता है, ये दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। बट इनका लाइक इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों साथ में क्यों ही देखे जाते हैं? दोनों साथ में इसलिए देखे जाते हैं, डेस्टिनी होता है भाग्यांक, कि आप क्या भाग्य लेके आए हो। तो अगर आप चीज नोट करोगे तो जो भाग्यांक होता है ना, इंसान हमेशा उसी चीज के रिलेटेड काम करता है। उसका प्रोफेशन देख लो, अब कोई जैसे कि किसी का भाग्यांक 3 नंबर है, ठीक है, तो वो बैंकिंग में होगा, किसी भी तरह की कंसल्टिंग, किसी भी तरह का एडवाइस, वो हमेशा एडवाइस देगा, कंसल्ट करेगा, बैंकिंग में होगा, वो ऐसे प्रोफेशन चूज करता है। किसी का भाग्यांक नंबर 2 है, तो नंबर 2 में जैसे मैंने बोल दिया कि क्रिएटिव फील्ड, तो क्रिएटिव का दिमाग में क्या आता है, कोई पेंटिंग कर रहा होगा या फिर कोई डेकोरेशन कर रहा होगा, दैट इज नॉट, वो भी क्रिएटिवनेस है। बट अगर आप बैठ के अगर कोई वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे आपकी क्रिएटिविटी तो ये प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस जो बन रहे, जैसे अब हमें ऑब्वियस सी बात है, जितना मैंने सुना है मेरी नॉलेज के हिसाब से, कि अगर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है या डिजिटली काम कर रहा है, तो उसका राहु भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। राहु बहुत जरूरी है, डिजिटली जो वेव्स होती है वही राहु है। तो जो भी ऑनलाइन, जो भी आज की डेट में अगर आप इन्फ्लुएंसर्स देख लो, जो भी ऑनलाइन चीजें कर रहा है, उनका राहु काफी अच्छा होगा। इन सारे कॉम्बिनेशन को समझना न्यूमरोलॉजी से पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, उसके लिए मैं कंसिडर करती हूँ कि वैदिक, बट मैं इस चीज के लिए मोर ऑफ मैं जाती हूँ एस्ट्रोलॉजी की तरफ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है ना बहुत बड़ा सागर है, और उसमें सारी छोटी छोटी चीजें, न्यूमरोलॉजी हो गई वगैरह, सबकी इंपॉर्टेंस उतनी है, बट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू है ना, इंसान बैठ के आज से 50 साल बाद की भी प्रेडिक्शन कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या? एस्ट्रोलॉजी देखो, एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे मेन चीज जो चाहिए होती है वो होती है हमको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड प्लेस, जो भी बर्थ प्लेस होता है। उसके बाद में हम बर्थ चार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी भी काफी तरह की होती है, केपी हो गई, पारासर हो गई, वैदिक हो गई, वो सारी। तो उसमें हम ये डिटेल्स डालने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है ना, तभी ब्लूप्रिंट बन जाता है कि इसके ये प्लेनेट इस घर में, ये इसकी राशि हो गई, ये इसका क्या बोलते हैं, राइजिंग हो गया, सनशाइन हो गया, मून साइन हो गया, बाकी सारे प्लैनेट्स देख लेते हैं। अब इसमें हम फिर देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में बैठा है। अच्छा, इसमें मेरे को एक मतलब क्वेश्चन जस्ट दिमाग में आया। अब जैसे मेरा सन साइन है टॉरस, मून साइन है मेरा पाइसेस, और जैसे नाम से बोलते हैं वो है मेरा एक्वेरियस, तो इन सब में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी राशि है? एक नाम हम रखते हैं मून साइन से, हम देखते हैं राइजिंग का, जो लग्न में बैठी होती है राशि, वो होती है राइजिंग साइन। फिर नाम से होती है, जो नाम हम रखते हैं वो हम मून साइन देख के रखते हैं, कि जिस वक्त आपका जन्म हुआ था उसमें चंद्र कौन सी राशि में था, उसके अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं। तो अगर पाइसेस था तो उसके अकॉर्डिंग तो दादी दू उसका आपका तो वो होना चाहिए था, आपका है बट घर वालों ने रखा नहीं, तो लाइक मैं वही, तो वो राशि लगती है। देखो इम्पोर्टेंस सबकी है, तो लाइक मैं वही, तो इनमें इम्पोर्टेंस किसकी है? देखो इम्पोर्टेंस सबकी है। सनशाइन जो होता है ना, दैट इज योर पर्सनैलिटी। अगर मैं आपको पहली बार मिलूंगी ना, अब किसी का जैसे कि जो सनशाइन है वो है फॉर एग्जाम्पल, मेरा ही लेते हैं टॉरस। हाँ, तो आपका टॉरस है, वृषभ राशि वाले, तो वृषभ राशि वाले को बोलते हैं ना, वृषभ राशि वाले का साइन होता है बुल का साइन। तो बोलते हैं कि बुल कैसा होता है, जिद्दी, अड़ियल सा, बट अर्थ साइन है, तो अर्थ साइन काफी ग्राउंडेड भी होता है, काफी एक, मैं जो पर्सनली, जो मुझे जो सारे सनशाइन में जो सबसे बेस्ट मुझे जो पर्सनल लेवल पे अच्छे लगते हैं वो होते हैं अर्थ साइन तीनों, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आई रियली पर्सनली लव दैट। तो जो टॉरस हो गया, जैसे कि आपका सनशाइन टॉरस हो गया, ठीक है, तो मैं वो देखूंगी, तो आपकी मेन पर्सनालिटी जो मुझे दिखेगी ना वो अब टॉरस का भी मिसकंसेप्शन ये होता है कि टॉरस भी इगोइस्टिक होते हैं, घमंडी होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा होता है वो, उनमें थोड़ा सा मैं बना होता है। तो वो आगे आपकी पहली बार देख के जो मैं आपको समझूंगी, दैट इज योर सनशाइन। मून शाइन होता है आपका मन, आपका मन कैसा है। अब मीन राशि है, तो मीन राशि वाले भी काफी इमोशनल लोग होते हैं,
तो आपका मन है ना, वो मन से इंसान क्या चाहता है, दैट इज योर मून साइन। एंड राइजिंग साइन होता है आपके एक्शंस क्या होंगे, आप एक्शंस लेते क्या। तो एक इंसान के ऊपर तीनों के प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे एक जैसे हम कॉम्बिनेशंस की अभी बात कर रहे थे इससे पहले, मून साइन, सन साइन और ये Rising नाम sign, राइजिंग साइन और नाम से जो साइन है, हाँ। बट ऐसा कोई केस कभी आया आपके पास कि एकदम आपने वर्स्ट कॉम्बिनेशन देखा हो किसी की कुंडली में? मतलब लाइक अगर है क्या, अगर अभी तक नोन में है तो वो कॉम्बिनेशन है क्या? मतलब मैं मेरे हिसाब से तो देखो ऐसा कोई चीज नहीं है कि हर एक चीज बेकार होगी, उसके भी कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं जितना मैंने सुना है कि जिसके होने से कुंडली में दिक्कत ही दिक्कत होती है। तो उनमें से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दिमाग में? दिक्कत ही दिक्कत, देखो हर प्लेनेट एक, किसी की कुंडली परफेक्ट नहीं होती है। किसी की कुंडली में जैसे कि पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होती है, किसी की प्रोफेशनल अच्छी होती है, ठीक है। बिकॉज अगर एक प्लेनेट, कुछ प्लेनेट अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो वो आपको पर्सनल लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट देता है। अगर बोलते हैं ना कि बाहर से तो सारी चीजें अच्छी दिखती है, एक्चुअल में तो हम अंदर से वो तो अपना मन इंसान को ही जानता है कि पता है। हम क्या है। इंसान को ही पता उसकी लाइफ में क्या हाँ, चल रहा है। तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन तो देखो, हर इंसान की कुंडली में ऐसा एक या दो कॉम्बिनेशन ऐसा होता ही है जो उसको एक दशा, महादशा, अंतरदशा आने पे उसको दुखी करती ही करती है। तो ये सब स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन नहीं बता सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं बताऊंगी कि एग्जांपल, एक मैंने रिसेंटली एक बर्थ चार्ट देखा था, उनका राहु 8th हाउस में था, ठीक है। राहु और शनि, हाँ, तो उनका 8th हाउस में था। तो उनका अभी रिसेंटली पता नहीं क्या हुआ, दैट पर्सन इज हैविंग अ रियली गुड लाइफ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। उस इंसान ने पता नहीं क्या, जैसे उनके गोचर में कुछ ऐसी दशा आ गई थी, उस गोचर में उनका चंद्र आ गया था, उनका चंद्र अच्छा नहीं था। दैट पर्सन ट्राइड टू अटेम्प्ट सुसाइड, और फिर वो करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि मैंने किया नहीं है। उन्होंने अपने कॉल किया किसी को और घर से बुलाया कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, उनको हॉस्पिटल लेके गए, इनको करवाया। वो 2-2.5 दिन का, तो प्लैनेट्स इफेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो और वो आपको उस लेवल पे परेशान कर देते हैं कभी कभी, तो कि बोलते हैं ना कि काफी डिप्रेसिंग सा फेज चला जाता है। अब मैंने एक रिसेंटली किसी की देखी थी, उनके राहु के अंदर केतु की अंतरदशा चल रही थी, 1 साल मतलब अप्रोक्स उनका होने आया अभी। उस इंसान का मतलब 1 साल इतना डिस्टर्बिंग गया, इतना डिस्टर्बिंग गया ना, कि काम से डिस्टर्ब हो गए, पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब हो गई। और बोलते ना कि एक बोलता ना कि इंसान बोलता कि यार क्या करूं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कि रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कि बस चलते जाते होता जाएगा। तो दशाएं, अंतरदशाएं बहुत फर्क पड़ती है। बट ये हमेशा, अगर मैं बोलती हूँ ना कि ये मैंने इससे कॉम्बिनेशन बताया, तो हो सकता है ये कॉम्बिनेशन किसी और की कुंडली में भी हो, बट उसको उतना नेगेटिव रिजल्ट ना दे। हो सकता है उसके कोई दूसरे प्लेनेट अच्छे हो, तो उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ मिल जाए। तो हम स्पेसिफिकली कुछ कह नहीं सकते, ये कुंडली से कुंडली डिपेंड करता है कि किसका क्या बनेगा। आपके अकॉर्डिंग लाइक टैरोट, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में से प्रिडिक्शन बेस्ट कहाँ हो सकती है? यानी अगर मेरे को सजेस्ट करा जाए, अगर मेरे को अपने बारे में जानना है, तो मैं टैरोट से जानूं या एस्ट्रोलॉजी से जानूं या न्यूमरोलॉजी से जानूं? देखो, मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा कम बेस्ट नहीं, क्योंकि सारी ही चीजें अपने आप में बेस्ट है। अब मुझे आप आके पूछते हो, मैं सबसे पहले जब मेरे पास क्लाइंट आता है ना, तो मैं सबसे पहले ये चीज पूछती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कभी कभी ना आगे वाले को नहीं पता होता है कि उनको क्या चूज करना चाहिए, एस्ट्रो करे, न्यूमरो करे या फिर टैरो करे। तो मैं हमेशा पहले तो पूछती हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने मुझे बोला कि मैम, जैसे कि मेरे पास रिलेशनशिप के क्लाइंट्स बहुत आते हैं, लव रीडिंग्स के बहुत ज्यादा। तो उन्होंने अगर मुझे पूछ लिया कि मैम मेरा पार्टनर से ब्रेकअप हो गया, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा रीयूनियन होगा या नहीं होगा, क्या करूँ बोलो। तो उसके लिए मैं उसको एडवाइस करूंगी टैरो रीडिंग ले, बिकॉज वो करंट एनर्जीज पे वर्क करता है कि तुरंत अभी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसका टैरो रीडिंग परफेक्टली बता देगा। बट अगर मुझे कोई आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई 20-21 साल का लड़का या लड़की है, उसके पेरेंट्स मेरे पास आ गई, मैम बता दो कि इनका शादी के योग कब बनते हैं। तो शादी के योग बनने के लिए मैं कुंडली का रिकमेंड करूंगी कि आप कुंडली देखो, उसमें प्लैनेट्स की जो कॉम्बिनेशन उस पर्सन को ये जानना हुआ कि उसी इंसान से जिससे अभी उसका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, तो उसी से शादी होनी है, तो वो कुंडली से पता लगेगा या टैरोट से? फॉर एग्जाम्पल एक लड़की आई है, आपने जैसे बोला कि एक लड़की आई है और उसको जानना कि उससे शादी होगी, तो मैं कुंडली से ये बता सकती हूँ कि उसके पार्टनर जो होने वाला है, उसकी राशि कौन सी हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है, तो उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही। अब मैं टैरो के थ्रू मैं ये चेक करूंगी उसमें कि
ये जो इंसान है इसके अभी दिमाग में चल क्या रहा है, इसके इंटेंशंस क्या है, इसके आगे आने वाले 1 साल तक इसका क्या रहेगा, ये रहेगा इंसान नहीं रहेगा, इसके थॉट्स चेंज ना हो जाए, इसके इंटेंशन। क्योंकि कभी कभी क्या, मेरे पास ना एक रिसेंटली केस आया था, कुछ करीबन 4-5 महीने पहले की बात है। जो लड़की थी वो थी 1994 बॉर्न, और जो आदमी था वो था अराउंड 1982 या फिर 81 बॉर्न, आई डोंट रिमेम्बर स्पेसिफिकली। काफी ज्यादा एज गैप हो गया तो। वो ऑलरेडी मैरिड है। वाह। तो भी वो मेरे को लड़की पूछती है कि मैम मैं क्या करूं, मेरी शादी इनसे होगी या नहीं होगी। तो मैंने बोला तो अगर ये तो नॉर्मल सा एक जस्ट इन जनरल क्वेश्चन है, हाँ, तो अगर ये तो नॉर्मल सा एक जस्ट इन जनरल क्वेश्चन है, हाँ, ऐसे जो बुद्धि चलती है लोगों की, इसका भी कोई योग होता है? लाइक गोचर में अगर चीजें चलता खराब है। होता है तो चलता है, ऐसे योग बनते हैं। जैसे कि अब किसी का बोलते हैं ना कि राहु की दशा चल रही है, राहु में कुछ अंतरदशाया हो गई, गोचर में आ गया, तो ऐसे दिमाग चलते हैं। बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत विपरीत बुद्धि। बस यही। मैं एक किसी को जानती हूँ, उनका अराउंड 2018 में राहु और शनि की दशा शुरू हुई थी। उस टाइम में वो रिलेशनशिप में आए, वो कार्मिक रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप का मतलब 5-6 साल चला, नेक्स्ट लेवल टॉक्सिक। बट बोलते हैं ना कि जैसे दशा बदली, अब जैसे ये राहु में केतु आया तो उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मैं गलत जा रही हूँ। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, नाउ आई शुड स्टॉप दिस थिंग और मैं ब्रेकअप कर लूँ। तो वो ब्रेकअप का जब फेज हुआ, वो ब्रेकअप करते करते 1-1.5 साल निकल गए, और वो इतना वर्स्ट लेवल पे जाके हुआ ना, तो जैसे उस वक्त पे वो दशा उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग गलत आई, तो वो रिलेशनशिप में आए, क्योंकि उनकी कुंडली में 7th हाउस में शनि था। अच्छा। तो वहां से और उनको रिजल्ट वो थोड़ा सा नेगेटिव दे रहा था, तो उस टाइम पे उस रिलेशनशिप में आए, वो दशा चली, और जैसे ही लगा कि नहीं अब मुझे ये चीजें बदलनी चाहिए, गलत जा रही हूँ मैं, तो उन्होंने ये एक्शन लिया, और ये एक्शन लेते ही वो बहुत उल्टा बढ़ गया उनका रिलेशनशिप, वो खत्म ही नहीं हो रहा था, वो वर्स्ट चीज पे जाके वो एंड हुआ रिलेशनशिप। तो ऐसी चीजें वर्क करती है। तो और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा केस हो आपके पास जो टैरोट में आया हो? हमने एस्ट्रोलॉजी की तो बात इतनी कर ली, बट टैरोट में कोई ऐसा बेहुदा सा कोई क्वेश्चन? बेहुदा सा क्वेश्चन मैं बताती हूँ। मेरे पास है ना, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। ये बात तो मैंने अभी शायद से, हाँ, मैंने डिस्कस भी की थी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता रही थी, उसी टाइम मैसेज आया था क्लास। मेरे पास किसी का मैसेज आया कि मैम मेरी जो आंखों का कलर है ना, वो ब्लू कलर है, मुझे वो नहीं पसंद। तो आपके पास कोई, आप कार्ड्स में देख के बता सकते हैं, आपके पास कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो जिससे कि मेरा वो कलर ब्राउन हो जाए? मैंने वो मैसेज देखा, एंड देखा जाए ना, ऐसा भी नहीं था कि किसी बच्चे ने मैसेज किया। मैंने प्रोफाइल चेक की, काफी डिसेंट सी प्रोफाइल थी, और अगर मैं एज बोलूं तो वो भी एज अराउंड 34-35 समथिंग एज दिख रही थी मुझे। तो उनका भी लाइक गोचर में कुछ गड़बड़ चल रही थी जब उनका दिमाग ऐसे घूम रहा है? इसमें गोचर की बात नहीं है, इसमें बात आती है कि यार बस कैसे भी कर दो मेरा। फिर मैंने बोला दैट इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता, ये कोई बात होती है? कोई चीज अगर मुझे मैनिफेस्ट करनी है तो मैं लॉजिकल चीज मैनिफेस्ट करूं। जादूगर नहीं है ना? जादूगर, हम जादूगर नहीं होते। पता है, ये बहुत मिथ सा बना रखा है कि टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं ब्लैक मैजिक। अगर मुझे पहली बार कोई मिलता है ना, अच्छा तो ब्लैक मैजिक भी करती होगी ना। आई एम लाइक यार, ब्लैक मैजिक में बोले वो मूवीज में कैसे दिखाते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि कैंडल्स वैंडल्स जला के ऐसे बैठे हैं, बहुत सारी मालाएं वाला पहन के, तो बोल तो वो भी करती होगी ना। मेरा एक काफी अच्छे क्लाइंट है, मतलब करीबन 4 साल से उनसे मैं कनेक्टेड हूँ। उन्होंने ना एक दिन मुझे बना के पोस्ट भेजी थी कि व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड हाउ एक्चुअल टैरो कार्ड रीडर्स लुक्स लाइक। मीम बना के भेजा था, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट अब भी है, मैं आपको शेयर करूंगी। तो उसमें वो लड़की बैठी थी, तब पूजा वूजा कर रही थी, दूसरी मेरी फोटो, एक प्यारी सी फोटो लगा दी। बोले मैम ऐसी एक्सपेक्टेशंस। बाकी सवाल तो काफी बेहुदा आते हैं। अब जैसे कि मैं बताऊं, मेरी क्लाइंट है, उनको भी काफी साल हो गया, तो वो मेरे पास आए, बोले कि मैम मेरे को रीडिंग करनी है। ठीक है, तो बोले कि उन्होंने मुझे पूछा रिलेशनशिप रीडिंग के बारे में, तो पहले मैंने रिलेशनशिप रीडिंग कर दी। तो फिर उन्होंने मुझे पहले पूछा कि आप मुझे क्लाइंट्स के अपने पार्टनर की डिटेल दो। तो बोले कि मैम मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और वो बोले कि मुझे ईयर नहीं पता, मैं 2 साल से डेट कर रही हूं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो मैंने रीडिंग करी, नाम से मैंने रीडिंग कर दी, मैंने फोटो मांग दिया देखने के लिए। फिर मुझे बोले कि मैम मैं एक और इंसान को पसंद करती हूँ, क्या आप वो भी देख के बता दो, वो मेरा क्रश और इसके साथ भी रिलेशनशिप में हूँ।
यहीं पे डबल डेट का सीन आ गया। आई वाज लाइक चल क्या रहा है। कभी कभी तो ऐसे आते हैं कि मैम हम तो चीट कर ही रहे हैं, बट क्या मेरा पार्टनर चीट कर रहा है वो भी देख लो। मतलब खुद कर रहे हैं, बट ये एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला ना करे। सामने वाला ना करे, और अगर कभी कभी क्या मैं कर रही हूँ और सामने वाला कर रहा है ना, तो भी वो चल जाता है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, आप चीजों को देख रहे हो। अगर आप हम तो नॉर्मली किसी को मिलते ना, तो भी वो डेट ऑफ बर्थ हमको तो पहले बताओगे। अगर आप 2 साल से किसी को डेट कर रहे हो, शादी का सोच रहे हो, और उसके बाद बोलते हो कि हमें तो डेट ईयर ही नहीं पता, या फिर हमें तो ये डिटेल में पता ही नहीं है कुछ चीजें, तो वो बनती ही नहीं ना। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, 2021 की बात है, हाँ। तो मुझे बोलता है, वो डेट कर रहा था किसी मैरिड वुमेन को। तो मुझे बोलता है कि मैम आप देख लो प्लीज, मैं तो इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, मैं इसको भी लेके चला जाऊंगा साथ में, आप देख लो वो कैसे भी मानती हो। तो मैंने देख लिया। फिर ही सेड कि मैम मेरा एक फ्रेंड भी है, वो उससे भी बात करती है, तो क्या वो डेट कर रही है उसको भी? तो कभी कभी ऐसे केस आते हैं ना, हमारा बिलीव उठ जाता है रिलेशनशिप के ऊपर से कि लोग कर क्या रहे हैं। एंड समटाइम्स आई फील कि काफी गलत चीज जा रही है हमको। अगर इफ यू आर डेटिंग समवन, एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहो, क्योंकि हम जब किसी इंसान से कनेक्ट करते हैं ना, अगर रिलेशनशिप में है, हम उसकी एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। मेरी आदतें उसमें जाएगी, उसकी आदतें मेरे में आएगी। तो अगर हम किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि हमको बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप में आना चाहिए। अगर आपको कहीं किसी हद पे जाके अगर वो दिक्कत दे रही है, तो उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ो। ये मेरा मानना है पर्सनल लेवल पे। So that's it for today. Thank you so much. तो संचित, जैसे कि अब हम हर इंसान को मार्केटिंग चाहिए होती है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म चाहिए होती है, कि आजकल लोग सोशल मीडिया से ज्यादा वर्क कर रहे हैं। इवन अगर हम देखा जाए तो हमारे प्रोफेशन में तो सारे ही लोग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, सारी चीजें बताने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर करना। मान लो अगर आप अभी जीरो पे हो, आपकी कोई ऑडियंस नहीं है, आप जस्ट शुरू कर रहे हो, तो आपका सबसे पहले विजन क्या होगा? आप पहली चीज क्या करोगे? सबसे पहली चीज तो जब मैंने शुरू किया था, तो सबसे पहले मेरी सोच यही थी कि मेरा पेज मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक चीज थी कि मैं चाहती थी हमेशा कि मेरा मोटिव ये रहा था कि मैं एज अ प्रोफेशन हम एज अ प्रोफेशनली हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों तक हम जेन्युइन और सही चीजें पहुंचाए। उसके लिए आई नीडेड सपोर्ट, बिकॉज मुझे टेक्निकल चीजों का नॉलेज नहीं है। इवन कैमरास वगैरह का, स्क्रिप्ट का, कंटेंट क्या करना, मुझे नॉलेज नहीं था। तो उसके लिए मेरी प्रॉपर गाइडेंस के लिए मेरा पहला विजन मेरा ये था कि मुझे कुछ चाहिए कि जो मुझे सपोर्ट कर पाए, मेरे बैकएंड की चीजें सारी हैंडल करे। दूसरी चीज ये थी कि बोलते हैं ना कि अगर एक पेज है तो दैट शुड लुक प्रोफेशनल। कि एक अगर कोई आके मेरी प्रोफाइल देख रहा है ना, तो लोगों को लगना चाहिए कि नहीं ये प्रोफाइल कुछ है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मेरी प्रोफाइल पे हम जैसे कि आपसे मैं करवाती हूँ, मैंने काफी हमने मिलके काम किए, या फिर आपने मुझे आइडियाज दिए, काफी वर्कआउट किया। मेरे पास काफी अच्छे ऐसे कोलैबोरेशंस वगैरह आए, जो सिर्फ मेरी प्रोफाइल देख के आए। मेरे पास पहला मैसेज यही आता था हमेशा कि मैम आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा अच्छी लगती है, दैट रिप्रेजेंट्स यू। बिकॉज मेरी शॉप नहीं है, या मैं कोई रेस्टोरेंट लेके नहीं बैठी हूँ कि वो बहुत एस्थेटिक सा बना लूं और वो बहुत सुंदर दिखे। मेरी प्रोफाइल ही मेरा जो प्रोफाइल है वही मुझे शो करता है। तो दैट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। तो मैं चाहती थी कि मेरी चीजें काफी प्रोफेशनल दिखे, अच्छी दिखे, ताकि लोग अगर दिख रहा है वो काफी क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, अगर मैं खुद से कर रही होती तो मैंने कभी कोई रील डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, एडिटिंग नहीं, कोई टाइपिंग का लेटर्स वगैरह सही नहीं, तो वो फॉर्मेट अच्छा नहीं दिखता। तो उसकी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाए। तो अगर मुझे कहीं ऑडियंस तक पहुंचना है, सही मैसेज स्प्रेड करना है, तो उसके लिए आई नीड सपोर्ट। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है, चाहे कोई भी टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या कोई भी क्रिएटर हो, सपोज, मतलब मैटर नहीं करती उसके निश, ठीक है, बट क्या होता है, सर्विस मैटर करती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कुछ भी चीज सेल कर रहे हो, वो तो दूसरे इंसानों से या दूसरे क्रिएटर से डिफर कर रही है, दूसरे बिजनेस से अलग है। अब आपके बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंसान जब भी अगर सोशल मीडिया या डिजिटली चीजें करना चाह रहा है, तो सबसे पहले ना उसको अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि लाइक मेरी ऑडियंस है कहाँ। अगर आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे है, आप इंस्टा पे रील बना रहे हो, फायदा नहीं ना। अगर आप प्रोफेशनल हो, आप इंस्टाग्राम पे आगे लाइक एजुकेट कर रहे हो, ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट चलता है, बट एक्चुअल आपकी ऑडियंस, अगर आप B2B बिजनेस करना चाहते हो, वो तो लिंक्डइन पे है ना। तो आपको पहले प्लेटफॉर्म समझने की नीड है। सेकंड चीज,
आपका कलर थीम कोई सा भी हो, बैक आप क्या कहते हैं लोगो बना रहे हो नहीं बना रहे हो, सब बुलशिट है। आपको जितने भी सोशल मीडिया मैनेजर्स या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपसे काम, अगर आप काम करवाते हो, सब आपको यही बोलेंगी, वो आपका दिवाली पोस्ट बना देंगी, सब मतलब आपको कोई हॉलीडे आ रहा है उसके रिगार्डिंग पोस्ट बना देंगी, बट दैट्स कम्प्लीटली बुलशिट। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना है, तो आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, और That is ऑडियंस true. समझने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सर्विसेज को कैटेगराइज करना पड़ेगा। सपोज आप एक टैरो ट्रेडर हो, आपकी ऑडियंस है कौन? ज्यादातर यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स है। अब यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा इशू क्या होता है? या तो इंसान करियर के बारे में सोच रहा है, या तो इंसान लव लाइफ के बारे में सोच रहा है। तो आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन लव रिलेटेड या करियर के रिलेटेड आते होंगे। तो भाई उसके रिगार्डिंग अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कंटेंट उसके रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास ऑडियंस आएगी ना। सही है। ये है एक ऑर्गेनिक वे। तो इस तरीके से कोई भी क्रिएटर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपने लिए क्लाइंट्स गैदर कर सकता है ऑनलाइन। दैट इज ट्रू। क्योंकि इफ यू रिमेम्बर ना, जब हमने काम शुरू किया था ना, हम्म। तब आपने मुझे बोला था कि और भी हमें काफी डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए हमारे पेज से। हमने मैनिफेस्टेशन की चीजें ट्राई की, हमने पोस्ट किया कंटेंट, हमने दूसरे भी काफी कंटेंट पोस्ट किया, बट हमारी जो सबसे पहली रील वायरल गई थी दैट वाज लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। और उसके बाद में जब मेरा अगर जैसे क्लाइंट बेस देखा जाता, तो यू नो कि 95% मेरे क्लाइंट्स लव रिलेशनशिप वाले ही है सारे। वही करियर के लिए कोई आता, मुझे खुशी होती है उस दिन कि चलो करियर के लिए कोई तो आया। तो हमने भी उस टाइम पे काफी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई की थी, और जब फिर हमें जाके पता चला कि ये स्पेसिफिक नीश हमारी है, फिर उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। तो इसी तरीके से बिजनेस लाया जाता है। तो वही ना, अगर मैं कर रही होती तो मुझसे नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा, इवन जब मेरे स्टूडेंट्स को मैं टैरो सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, तो उसमें मैं हमेशा मैं एक ही स्पेसिफिक एक दिन इसी के लिए रखती हूँ कि मैं उनको गाइड कर पाऊँ। जब मुझे पूछते हैं कि कैसे करना, क्या करना, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट दिस करियर एज अ प्रोफेशनल, तो फिर मैं बोलूंगी कि देखो, तुम नॉलेज गैदर कर सकते हो, तुम क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो। फिर अगर मैं 4 घंटे बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, तो फिर मैं इतना इंसान परेशान हो जाता है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि सारी चीजें हैंडल नहीं हो पाती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, किसी को अपने बैकएंड में रखो, किसी को अपने सपोर्ट में रखो, जो आपकी ऑनलाइन चीजें सारी हैंडल कर दे, तो आप बाकी का काम हैंडल वो एक चीज बोलते हैं ना, इन्वेस्टिंग इज द की। एग्जैक्ट। क्यों बोलते हैं? उसका रीजन सबसे बड़ा यही है, जब तक आप अपने इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगर आप क्रिएटर हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। ऐसा नहीं है मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बोल दूंगा। वहां पे इन्वेस्ट करना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ये हो गया कि आप भाई अच्छे कैमरा का यूज कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें क्वालिटी मैटर करती है। आपकी वॉइस, आपकी पिक्चर क्वालिटी, ये सारी चीजें मैटर करेंगी अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब तक आप इन चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आप कैसे लाइक किसी भी इंसान को नहीं पसंद ना वो ब्लर वीडियोस या डार्क वीडियोस। तो हर इंसान चकाचौंध देखना चाहता है। अगर आप लोगों को वो चीजें दिखा रहे हो, तो लोग भी देखेंगे और आपके पास आइंगे। वही एक लास्ट में एक चीज बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। वही बिकता है। शोरूम्स के बाहर भी सबसे बेस्ट ड्रेसेस लगी हुई होती है, जिनसे हम अट्रैक्ट होके चले जाते हैं तुरंत ही कि हाँ, फिर हमको चाहे अंदर कुछ भी अच्छा ना लगे एक पल को, लेकिन हम बाहर से देखकर ही अंदर जाते हैं ना। तो अगर मेरी कोई प्रोफाइल देख रहा आके, तो जैसे कि आप देखते हो कि हर चीज, हर प्रोफेशन में लोग क्लाइंट फीडबैक्स भी ऐड करके रखते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, क्लाइंट क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना। यस, कोई भी कंपनी है या कोई भी चीज है, आप उनकी वेबसाइट पे कभी भी चले जाओ या पेज पे चले जाओ, टेस्टिमोनीज भर भर के रहेंगे। रीजन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि जब तक आप अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स का रिव्यू नहीं दोगे कि भाई वो ये चीजें सोच रहे हैं एंड इसके अकॉर्डिंग लाइक अब हम उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो ये लोगों के अंदर एक दिमाग में ये बिठा देगा कि भाई ये लोग इस चीज में स्पेशलिस्ट है। अब जब आप एक्सपर्ट हो एक चीज में, तो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। अब कोई ऐसा नहीं चाहता कि भाई मैं किसी बिगिनर से सॉल्व करवाऊं। हर कोई ये चाहता है मेरे को कोई प्रोफेशनल मिले। और अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो ना, तो आपको प्रोफेशनल दिखने की जरूरत नहीं है या बनने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट उसको रिप्रेजेंट करना है प्रोफेशनल वे। तो हाउ टू अप्रोच, जैसे कि आपने भी नया नया करियर शुरू किया होगा, तब सब स्टार्टिंग में तो नहीं आगे कि नहीं संचित है तो हम संचित है, तो आपने लोगों को कैसे अप्रोच किया? क्योंकि नए नए काफी अब फ्रीलांसर आ गए वगैरह बहुत से, और आजकल क्रेज भी काफी ज्यादा हो गया डिजिटल मार्केटिंग का। तो फिर आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे अप्रोच किया लोगों को?
मेरे ज्यादातर इनबाउंड क्लाइंट्स हैं, लाइक Okay. जो नेटवर्किंग से मिले हैं, रेफरल से हो गए। Reference से। बाकी पिच करने का भी बहुत सारे तरीके हैं, हम्म, बट आपको पता होना चाहिए आपको किसके साथ काम करना है। ओके। ओके, अगर कोई बंदा अभी स्टार्ट कर रहा है, हम्म, सबसे पहले तो मैं उसको ये बोलूंगा हम्म, कि भाई बैक एंड पे मत रहो। बैक एंड पे रहना ही है तो जॉब कर लो, जॉब कर लो। फ्रीलांसिंग तुम्हारे बस की नहीं है। नहीं है। मैं क्लियर कट मुंह पे बात बोलता हूँ, हम्म, क्योंकि भाई अगर तुम फ्रीलांस कर रहे हो तो मैं लोगों को जाके बताना तो है, काम तो दिखाओगे। हम्म, जब तुम्हारी कोई प्रोफाइल ही नहीं है ऐसी, हम्म, तुम दिखाओगे इसको। true, तो भाई Face value. अगर सबसे पहले अपनी टारगेटेड ऑडियंस समझो। हम्म, मेरे को चलो सपोज मेरे को रियल एस्टेट बिजनेस के साथ काम करना है, रेस्टोरेंट के साथ काम करना है, तो मैं सिर्फ उन्हीं को पिच करूंगा। ओके। नेटवर्क मैं एक जगह से क्रिएट करके बाद में एक्सपेंड कर सकता हूँ, बट अगर स्टार्टिंग में हर जगह हाथ मारने लगोगे ना हम्म, तो आप डूब जाओगे। देखा है ना, जब इंसान डूबना होता है तो हर जगह हाथ मारता है, मारता है। तो वो चीज नहीं करनी। एक नाव पे बैठो, एक फ्लो में चलो, एक फ्लो में चलो, फिर और बाद वही में नेटवर्क बनाते किससे रहो। क्रिएट करो। क्योंकि जब आप एक सराउंडिंग में रहोगे ना तो उस सराउंडिंग के रिगार्डिंग आप एक्सपर्ट कहलाओगे। ओके। तो अगर कोई, आप सपोज मान लो अगर मैंने रेस्टोरेंट, आपने एक रेस्टोरेंट का ट्री क्रिएट कर लिया। रेस्टोरेंट ट्री का मतलब है लाइक आपने एक रेस्टोरेंट पकड़ा, हम्म, उसके बहुत सारे रूट्स हैं, हम्म, ठीक है, ब्रांचेज हैं, या उसके आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं। एक बड़ा रेस्टोरेंट पकड़ के आपने आसपास की ब्रांचेस को भी अट्रैक्ट करा, हाँ, ठीक है। अब वहां पे आपने लोगों को अट्रैक्ट करा, आप उन सबका काम संभाल रहे हो, हम्म। पैसा तो आपके पास अच्छा आ रहा है। हम्म, बट सपोज उस लोकेलिटी में, उस एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुलता है, एक नया कैफे खुलता है। सबसे पहले वो अपनी सोशली प्रोफाइल को बनाना, मतलब सोशल प्रोफाइल को क्रिएट कर रखना चाहेगा। अब उसको चाहिए एक्सपर्ट। हम्म, यहाँ पे रेफरल और नेटवर्किंग काम है। ओके। तो जब आपकी सराउंडिंग्स में हर जगह आप फैले हुए हो तो हर कोई सजेस्ट आपको ही करेगा आपको ही कि करेगा। भाई मैं भी इससे करा रहा हूँ, तो भी इससे That करा is true. That is true. तो ये लाइक ये लोगों को समझने की नीड है। लोग यही गलती करते हैं कि वो हर जगह हाथ मारने का ट्राई करते Try हैं। करते मैं ये नहीं कह रहा नहीं मारो भाई, तुम्हारा काम अच्छा है तो Starting एक मारो, niche से करो, हाँ, फिर बड़ा बाद में एक्सपेंड करो। हम्म,